आप सभी लोग सभी टीचर को पहचान रहे होंगे, है ना, जितने भी लोग एप्लीकेशन पे लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग को मैंने अभी अभी बताया कि बनारस से हमारी कोचिंग चलती है, तो एक बार महादेव जी का जयकारा हो जाए और सभी लोग एक बार महादेव जी का नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो मिशन 2026 के लिए बच्चों दिवाली चल रहा है, तो सबसे पहले दिवाली ऑफर है, दिवाली धमाका ऑफर, जो अभी बार बार हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ कोर्स का प्राइस काफ़ी कम रहता है। तो अभी दिवाली आया है, तो 25 अक्टूबर तक हमारे एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट पर जितने भी कोर्स है सभी कोर्स में 500 का ऑफ है, 500 का ऑफ है। आपको कूपन यूज करना है दिवाली 500, दिवाली 500। तो सबसे पहले हम आगे जब बढ़ेंगे तो देख लीजिए हमारा कोर्स का प्राइस जो अभी है करंट में बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। इसके बाद भी आपको एकदम हैवी ऑफर मिलने जा रहा है। जो ऑफर है, अब देखो, जब आप कूपन यूज कर लोगे, कूपन यूज करने के बाद सिर्फ 2000 में आप सीयूटी यूजी एनसीटी पीजी का 2200, 999 में सीएचएस का, इतने कम में आप तैयारी करोगे भाई और आप सिलेक्शन लोगे। हर एक चीज आपको यहां से दिया जाएगा जो मैंने आपको कहा है। तो आप सभी लोग बस करिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूं, क्योंकि सारे नए स्टूडेंट्स जुड़ने वाले हैं। तो मेरा नाम साक्षी अग्निहोत्री है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में बीएचयू से की है। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान मैंने हिस्ट्री को भी 2 साल कोर में स्टडी किया है और अभी रिसेंटली मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस में अपना मास्टर्स कर रही हूँ। तो ताकि आप थोड़ा सा एश्योर हो जाएं कि एक ऐसा ही इंसान आपको पढ़ाने वाला है जिसको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज है। अच्छा, लास्ट बैच में भी मैंने पढ़ाया था। आप चाहें तो अपने सीनियर्स से जाकर के पूछ सकते हैं, चाहें तो पुराने वीडियोस भी जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा है। तो आप ये विश्वास मान करके चलिए कि जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है वहीं से आने वाला है। बस क्लासेस के साथ साथ बने रहिए, फॉलो करते रहिए, इंश्योर करिए कि आपके बैकलॉग्स ना हो और बाकी तो यू आर ऑल गुड टू गो। एग्जाम तो आपका अच्छे से ही हो जाएगा। आज के अपने डेमो क्लास में पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सिलेबस वाला वीडियो आई होप आप सभी ने देख लिया होगा कि पॉलिटिकल साइंस डोमेन का कैसा सिलेबस रहता है। 2 बुक्स रहती हैं। पहली जो बुक है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति किस तरह से चल रही है। तो जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद हमारे राष्ट्र के सामने, हमारे नेशन के सामने, हमारी कंट्री के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए, कौन कौन सी चुनौतियां आई, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मुख्यतः 3 तरह की चुनौतियां आई थी, उन तीनों चुनौतियों को डिस्कस करेंगे। आगे के आने वाले 3 चैप्टर्स आपके इसी चीज़ से डील करेंगे कि भारत ने इन तीनों चुनौतियों का सामना कैसे किया। इससे पहले हम पीपीटी पे जाएं, मैं आपको बता दूं कि ये जो भी क्लास नोट्स हैं, ये जो भी पीपीटी है, ये जो भी प्रेजेंटेशन है, ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मिलेगी और ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से ली गई है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जैसा मैंने बताया था आपकी बेस बुक होगी प्रिपरेशन के लिए और आपको एनसीईआरटी ज़रूर से रीड करनी है। हालांकि ये लाइंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप जब अपना सेल्फ स्टडी करने बैठें तो एक बार ऊपर से फटाफट से एनसीईआरटी देख लें। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब इससे पहले हम पीपीटी पर जाएं, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो साइंस स्ट्रीम से आ रहे होंगे, जिनको पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों को दिक्कत ना हो, इसलिए हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ही पीपीटी पर जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे। फिर भारत में चलता है राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलता है। बहुत सारे प्रमुख नेता, जैसे कुछ नेताओं के नाम आपको पता ही होंगे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेता, बहुत सारे शहीद जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी जुड़ते हैं इस आंदोलन के साथ। और बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद, बहुत व्यापक जो है स्ट्रगल के बाद हमें हमारी आज़ादी मिलती है। तो हमें आज़ादी कब मिली? तो हमें आज़ादी मिलती है 1947 में। दिन तो सभी को पता होगा, 15 अगस्त को, है ना, स्कूल जाते हैं सब, लड्डू मिलते हैं सबको। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिलती है।
लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, आज़ादी ब्रिटिशर्स से मिलती है तो जो एक्ट के थ्रू मिलती है उसको इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम बोला जाता है। नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने बताया आपको। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, इंडिपेंडेंस तो इंडिया को मिली लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ क्या मिलता है, पार्टीशन मिलता है। पार्टीशन बोले तो विभाजन, जो हमारा बड़ा सा भारत था वो 2 देशों में विभाजित हो जाता है। एक देश जो होता है वो जैसा कि आपको पता है इंडिया, ठीक है, और दूसरा जो देश होता है वो होता है पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान में भी एक यहाँ पे चीज़ होती है कि 2 एरियाज डिसाइड किए जाते हैं, एक है पूर्वी पाकिस्तान और एक है पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि बोले तो ईस्टर्न पाकिस्तान जो अभी आप देखते हैं, और दूसरा है वेस्टर्न पाकिस्तान जो इस समय का बांग्लादेश है, वो पहले डिवाइड होकर के वेस्टर्न पाकिस्तान बना था। अच्छा, ये विभाजन क्यों किया गया? ये विभाजन दरअसल जो है ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर बेस्ड था, 2 नेशन थ्योरी पर बेस्ड था। ये जो 2 नेशन थ्योरी है ये मुस्लिम लीग की थी, जिस तरह से कांग्रेस थी भारत में उसी तरह से एक मुस्लिम लीग भी थी, ठीक है, जिसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो ये जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत था ये इसी मुस्लिम लीग का था। इनका कहना था कि भारत में हिंदू भी हैं, भारत में मुसलमान भी हैं, और मुसलमानों के जो चैलेंजेस हैं, उनकी जो नीड्स हैं वो हिंदुओं से अलग है, इसलिए हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, हमारी आइडेंटिटी आपसे अलग है, इसलिए आप हमें एक अलग देश दो, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमें एक अलग देश चाहिए। तो आपको ये याद रखना है, ये जो पार्टीशन हुआ था, ये जो विभाजन हुआ था, इसका आधार क्या था? तो ये धर्म के आधार पर हुआ था, ठीक है, धर्म के आधार पर हुआ था। ऐसा माना गया था कि जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसको इंडिया बना दिया जाएगा, और जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसको पाकिस्तान के एरिया में रखा जाएगा। तभी यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि एक जगह ईस्ट पाकिस्तान जो है आज के टाइम पे, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो वो कट के पाकिस्तान बना, और एक बंगाल के साइड पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ से कट करके वेस्ट पाकिस्तान को बना दिया गया। अच्छा, हालांकि पाकिस्तान जो है आज भी आप देखेंगे तो एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम के रूल्स पे बना है, इस्लाम के उस पे बना है, मतलब इस्लाम को कह सकते हैं बेसिस मान करके बना है। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा कुछ भी किया गया? तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इंडिया में ये बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, धार्मिक आधार पे आपको जहाँ जाना हो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इंडिया में सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं। अगर आप इंडिया के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि न धर्म का राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप, न राज्य का धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप, ठीक है। इस तरह का सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के धर्म के आधार पर कर दिया जाता है पार्टीशन, इंडिया हो जाता है अलग, पाकिस्तान हो जाता है अलग। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है कि जो विभाजन हुआ इसके क्या क्या दुष्परिणाम हुए। सबसे पहली बात, विभाजन किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, और विभाजन के क्या क्या दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है, हो गया भाई विभाजन, मिल गया हमें इंडिया, तो इंडिया जैसे आज है कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, ऐसा नहीं मिला था। जिस समय हमें इंडिया इंडिपेंडेंट होकर के मिला था तो बहुत सारे प्रांत और बहुत सारी रियासतें यानी कि जहाँ पे राजा महाराजा राजकुमार लोग रहते थे, ठीक है, तो बहुत सारी रियासतें और बहुत सारे प्रांत थे उस समय पे। तो किस तरह से उनको एकीकृत करके एक राष्ट्र बनाया गया, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे सामने मुख्यतः 3 चुनौतियां थी, ठीक है। अभी हम एक नई स्लाइड लेंगे और आपको मैं बताती हूँ उन 3 चैलेंजेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला चैलेंज क्या था कि जिस समय ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ करके गए, मैंने आपको बताया कि भारत में प्रांत थे, ठीक है, और भारत में रियासतें थी। दरअसल यहाँ पे लूप होल क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स ने बताया, अब देखिए इसको कहानी की तरह सुनिए, जब पीपीटी पे जाएंगे तो हम रीड कर देंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ये बोल करके गए कि ये जितनी भी रियासतें हैं, लगभग 565 जो रियासतें हैं, ये फ्री हैं, या तो ये इंडिया में चली जाएं, या तो ये पाकिस्तान में चली जाएं, या तो ये इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र रह लें। अब अगर आप सोचिए कि बीच की कोई रियासत उठ के बोलती है कि उसको पाकिस्तान में जाना है, या वो बोलती है कि नहीं हमको अलग देश बनाना है, तो ये कितनी जो है मुश्किल की बात हो जाएगी। इतनी सारी रियासतें हैं, अगर इस तरह से होगा तो भारत तो छिन्न भिन्न हो जाएगा, हमारे
हमारे देश का तो अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने क्या था कि हम एक एकीकृत राष्ट्र किस तरह से बनाएं, राज्यों का एकीकरण किस तरह से करें, राज्यों में यूनिटी किस तरह से लेके आए, एक यूनिफाइड कंट्री किस तरह से क्रिएट करें। ठीक है, तो सबसे पहला चैलेंज, सबसे पहली चुनौती हमारे सामने क्या थी? एकीकरण की चुनौती। ठीक है, किस तरह से इन सारी रियासतों को, इन सारे प्रांतों को कन्विंस किया जाए, मनाया जाए कि ये भारत के साथ आए, और एक बार ये भारत के साथ आ जाएं तो किस तरह से राज्यों की बाउंड्री को ड्रॉ किया जाए। ये थी हमारी सबसे पहली चुनौती। दूसरी चुनौती क्या थी? अब भाई भारत तो बन गया, ठीक है, क्या यहाँ पे राजा महाराजाओं का रूल चलेगा? नहीं। एक चीज़ पे जिस पे सर्वसहमति थी वो ये थी कि हमें अपने भारत देश में लोकतंत्र की स्थापना करनी है। लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है? लोग अपना प्रतिनिधित्व खुद चुनते हैं। अब डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। ये टेक्निकलिटीज़ पे हम बाद में जाएंगे जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना जानना है कि हमारे सामने दूसरी चुनौती क्या थी कि भारत जैसे कॉम्प्लेक्स जगह पे हम किस तरह से लोकतंत्र का चुनाव करेंगे, किस तरह से हम एक लोकतांत्रिक सेटअप लेकर के आएंगे। अब लोकतंत्र में क्या होता है? लोग अपने प्रतिनिधित्व खुद चुनते हैं। जैसा मैंने बताया दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो अब लोग अपने प्रतिनिधित्व खुद चुनेंगे तो क्या करवाना पड़ेगा? यहाँ पे चुनाव। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग की स्थापना होती है, किस तरह से भारत में इलेक्शन करवाए जाते हैं। अब पहली बार इलेक्शन हो रहे थे भाई, बहुत सारे लोग अनपढ़ भी थे, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये हमारा दूसरा चैलेंज। तो पहली चुनौती एकीकरण किस तरह से करना है, दूसरी चुनौती भारत में लोकतंत्र की स्थापना किस तरह से होगी, और तीसरी चुनौती कि सब कुछ हो गया भाई, पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप हो गया, जब तक पैसा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इकोनॉमिक हम अब विकास किस तरह से करेंगे, हम अपने यहाँ आर्थिक विकास, और एक तरह से अगर देखा जाए तो ना सिर्फ आर्थिक बल्कि ओवरऑल हर फील्ड में डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे, विकास किस तरह से करेंगे, वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, तो ये जो पहला चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। अभी तो राष्ट्र आज़ाद हुआ है, अभी तो एक इंडिपेंडेंट देश मिला है, अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे भाई। जब हमारे सामने राष्ट्र होगा, जब कंट्री होगी, जब देश होगा, तभी ना उसमें चुनाव करवाएंगे, और जब सरकार आएगी तभी ना वो विकास करवाएगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगी। तो सबसे पहले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से राज्यों का गठन एवं राज्यों का पुनर्गठन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा शुरू करेंगे आज़ादी वाले टाइम से, थोड़ा सा शुरू करेंगे विभाजन के बारे में पढ़ के, और फिर तुरंत आ जाएंगे राज्यों के गठन और पुनर्गठन पे। ठीक है, फिर जब एक बार भाई राज्य बन गया, राष्ट्र निर्माण हो गया पूरी तरह से, तब करवाए जाएंगे चुनाव, तब करवाई जाएगी लोकतंत्र की स्थापना। तो आप देखें, अगर आप देखें तो हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, लेकिन ये एकीकरण वगैरह वाला काम करने में इतनी देरी लग गई कि हमारे यहाँ जो सबसे पहले चुनाव हैं वो 1952 में करवाए गए। और भी बहुत सारे रीज़न थे इतनी देरी होने के, लेकिन 1952 में हमारे यहाँ सबसे पहली बार चुनाव करवाए जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, पानी पी लेते हैं, तबीयत दरअसल थोड़ी सी ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जब एक बार राज्य बन गया, राष्ट्र बन गया, सरकार बन गई, लोकतंत्र की स्थापना हो गई, फिर अब जब वो सरकार आएगी तो वो विकास करने के लिए प्लान्स लेकर के आएगी। तो किस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं की स्टार्टिंग होती है। आई होप ये कड़ी जो है ये आपको समझ में आ गई होगी। तो आने वाले 3 चैप्टर्स का क्रम कैसा रहने वाला है ये समझ में आ गया होगा आपको। चैप्टर 1 में हम ये पढ़ेंगे राज्यों का गठन एवं पुनर्गठन, चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की स्थापना और किस तरह से कांग्रेस बम्पर तरीके से इलेक्शन जीतती है, और चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत में विकास की शुरुआत की जाती है, राज्यों का गठन नहीं, पंचवर्षीय योजनाएं लेकर के आई जाती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं, उसके बाद सीधा पीपीटी पर जाएंगे, या एक काम करते हैं पहले अब सीधा पीपीटी पर ही चले जाते हैं। जितना बता दिया है उतना आपको दिखा भी देते हैं। तो 14 और 15 अगस्त को, जैसा कि मैंने आपको बताया, एकदम रात में, एकदम रात के
समय पे इंडिया को मिलती है इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 14 अगस्त को और इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 15 अगस्त को। तो हम मान के चलते हैं 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है और उस समय के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उस समय की संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हैं, यानी कि वो एक स्पीच देते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इस स्पीच का नाम याद रखें, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इस स्पीच का नाम क्या है, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त को संविधान सभा को संबोधित करते हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस करते हुए कौन सी स्पीच दी, उस स्पीच का क्या नाम था, तो स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी कि नियति से मिलन। अब भाई इंडिपेंडेंस मिली है, प्रधानमंत्री है, भाषण तो देंगे, भाषण तो बनता है ना। तो भाषण का नाम क्या है, नियति से मिलन, यानी कि ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। अच्छा, क्या हमको जब आज़ादी मिली तो किस तरह का माहौल था, किस तरह के सर्कमस्टांसेस थे, बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो रहे थे, ये बात तो सच है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ रंगीलो मारो डोलना और देश रंगीला रंगीला बज रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। सेलिब्रेशंस थे, लेकिन उसके साथ बहुत कठिन परिस्थितियां भी थीं। ऐसा मतलब भारत एक ऐसा देश है जो बहुत कठिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ। एक तो आज़ादी ही बहुत कठिनाई से मिली और आज़ादी मिलने के बाद उससे भी ज़्यादा कठिनाई वाली परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आज़ादी किसके साथ आई थी, पार्टीशन के साथ, विभाजन के साथ हमें आज़ादी मिली थी। और विभाजन के साथ क्या आया, लोग इधर से उधर हुए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए, बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ करके गए। तो क्या ट्रॉमा था पार्टीशन का, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे विभाजन हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे को मार रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, घर छोड़ना पड़ रहा है सबको, ठीक है, बहुत सारे लोग मिसिंग हो जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गुम हो जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को मिलती है आज़ादी। और जिस समय इंडिया को आज़ादी मिलती है तो उस समय हमारे सामने प्रमुखतः 3 चैलेंजेस होते हैं। चलिए आते हैं 3 चैलेंजेस पर। उससे पहले फ़ोटो देख लीजिए, फ़ोटो देखना भी बहुत ज़रूरी है भाई। किताब में फ़ोटो ना हो अगर तो मज़ा नहीं आता, और इसी तरह से अगर नोट्स में फ़ोटो ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए हमारा लाल किला पे झंडा फहर रहा है और उसके बाद ये प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं। तुरंत रिमाइंड कराइए अपने आप को, अभी मैंने बताया था कौन सा भाषण दिया था, तो भाषण का नाम याद रखना है, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, नियति से मिलन नाम की स्पीच दे रहे हैं संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए। कब दे रहे हैं, तो 14-15 अगस्त की रात को। इस स्पीच का नाम मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो कौन से हमारे सामने 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला चैलेंज था कि एक ऐसा राष्ट्र बनाना जो एकजुट हो, ठीक है, एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना हमारा सबसे पहला चैलेंज था। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, आप सभी को पता होगा। यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, ठीक है, हर कह सकते हैं कि जनजातियों को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत विविध तरह के लोग हैं। तो इन सबको एक में समावेशित करके किस तरह से एकजुट किया जाए, किस तरह से इनमें यूनिटी लाई जाए, किस तरह से इनमें इंटेग्रिटी लाई जाए, ये हमारा सबसे पहला चैलेंज था, ठीक है, कि पहले एकीकरण कैसे हासिल किया जाए, सबसे पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या है, भारत में लोकतंत्र की स्थापना किस तरह से की जाए, डेमोक्रेसी की स्थापना किस तरह से की जाए। डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पर लोग खुद अपने सरकार को चुनते हैं, खुद नियम बनाते हैं, मतलब कुल मिलाकर के सारी जो सत्ता है वो किसके पास होती है, सारी पावर किसके पास होती है, लोगों के पास होती है, राइट। और तीसरा, अगर आप देखें तो भारत में किस तरह का लोकतंत्र चलता है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलता है। अब आ ही गया है तो आपको बता देते हैं, है ना, वरना मैंने सोचा था कि चैप्टर 2 में बता देंगे, बट कोई बात नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, जो कि क्या होता है, जहाँ पर लोगों के हाथ में पूरी सत्ता होती है, ठीक है। अब ये 2 तरह से हो सकता है, लोगों के हाथ में सत्ता 2 तरह से हो सकती है, या तो वो डायरेक्ट रूप से है, ठीक है, या तो वो प्रत्यक्ष रूप से है, या तो वो अप्रत्यक्ष रूप से है। अब देखिए बेटा, दोनों लैंग्वेजेस में लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक लैंग्वेज में लिख देंगे और बाकी दूसरी लैंग्वेज में बोल देंगे, ठीक है, ताकि किसी भी लैंग्वेज के बच्चे को दिक्कत ना हो। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो अप्रत्यक्ष वाली डेमोक्रेसी होती है, इसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, प्रतिनिधित्व वाली डेमोक्रेसी। जस्ट अ सेकेंड।
इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। देखिए इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में बोल दिया, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। और डायरेक्ट वाली का एक और नाम है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अब समझ लीजिए कि दोनों में होता क्या है। जो अप्रत्यक्ष वाली है वो इंडिया का सिस्टम है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, वोट देंगे, वोट देके किसी को नियुक्त करेंगे, वो जा करके विधानसभा या लोकसभा में जा करके आपके लिए नियम बनाएंगे, ठीक है। मतलब पावर आपके हाथ में नहीं है डायरेक्ट, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आपके ही हाथ में है। अगर आज आपको बीजेपी का काम नहीं पसंद आता, बाई चांस अभी जैसे गवर्नमेंट बीजेपी की है, ठीक है, तो एग्जाम्पल देने के लिए मुझे ऐसे पॉलिटिकल टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे, तो डोंट गेट ऑफेंडेड। मैं किसी पार्टी को या किसी उसको टारगेट नहीं कर रही हूँ, या जो भी है वो आप सबके अलग अलग पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आज आपको बीजेपी का काम नहीं पसंद आता, ठीक है, तो अगले चुनाव में क्या करेंगे, आप बीजेपी वालों को वोट नहीं देंगे, किसी दूसरी पार्टी को वोट देंगे, वो लोग पावर में आकर के नियम बनाएंगे, ठीक है, तो और बीजेपी हट जाएगी। मान लीजिए आपको बीजेपी का काम बहुत पसंद आता है, तो आप क्या करेंगे, फिर से बीजेपी को वोट देंगे, वो जा करके आपके लिए नियम बनाएंगे। तो इसमें क्या है, पावर आपके पास डायरेक्ट रूप से नहीं है, बट इनडायरेक्ट रूप से आपके ही पास है। मतलब आप अपने पावर का इस्तेमाल करके किसी ऐसे इंसान को पावर देंगे जो देश चलाए, जो सरकार चलाए, ठीक है। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट में क्या होता है, लोग खुद ब खुद सारे नियम बनाते हैं, लोग खुद ब खुद देश चलाते हैं। ये ऐसी जगहों पे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी छोटी होती है। वोटिंग करा के, रेफरेंडम करा के, ठीक है, ऐसी चीज़ें करा के ये डायरेक्ट वाला लोकतंत्र जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। और अप्रत्यक्ष तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इंडिया में कैसा सिस्टम जो है फॉलो होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है। हम लोग वोट देते हैं और फिर MP MLA वगैरह जा करके हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरी चुनौती थी हमारे सामने लोकतंत्र की स्थापना करना। और तीसरी चुनौती क्या थी, ये थी कि डेवलपमेंट किस तरह से होगा, पूरी सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, पूरे समाज का विकास, पूरे समाज का कल्याण हम किस तरह से सुनिश्चित करेंगे। ये तीन प्रमुखता हमारे सामने चैलेंजेस थे, ठीक है। तो पहले चैप्टर में हम सबसे पहले चैलेंज पर फोकस करेंगे, जो ये था कि राज्यों का एकीकरण और राष्ट्र का एकीकरण किस तरह से होगा। तो अब राज्यों का एकीकरण और राष्ट्र का एकीकरण करें, इससे पहले ये देख लें कि राष्ट्र जो है हमारा वो किन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ, किन परिस्थितियों में हमको आज़ादी मिली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभाजन के साथ हमें आज़ादी मिली थी। पाकिस्तान और इंडिया दो देश हो गए थे अलग। पाकिस्तान जो है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में विभाजित हो गया था। और जो पूर्वी पाकिस्तान है वो कौन सा है, बांग्लादेश वाला पोर्शन है, ठीक है, जो 1971 में जिसको आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है 2 नेशन स्टेट्स आए एग्जिस्टेंस में, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया। और ये विभाजन किस बेसिस पे हुआ था, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत किया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है, 2 नेशन थ्योरी। यानी कि इनका कहना था, मुस्लिम लीग वालों का कहना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग लोग हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में अच्छी खासी है, तो हमें अपना एक अलग राज्य चाहिए, क्योंकि हमारी अलग चुनौतियां हैं, हमारी अलग समस्याएं हैं, ठीक है। तो इनका कहना था कि भारत में 2 लोग हैं, हिंदू और मुसलमान, इसीलिए मुसलमानों को अपना अलग राज्य मिलना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक स्टेट है आज के टाइम पे, ठीक है। तो बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं उस टाइम पे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में नेगोशिएशन करने की भी कोशिश की जाती है। कांग्रेस इनिशियली नहीं मान रही होती इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे करके पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह की हो जाती है कि कांग्रेस को अपनी हामी भरनी ही पड़ती है, ना चाहते हुए भी। जो फाइनल इंडिया के इंडिपेंडेंस का प्लान आता है वो इस बात के साथ आता है कि भारत को जो आज़ादी है वो विभाजन के साथ ही मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम देखें प्रोसेस, देखें पार्टीशन का, तो सबसे पहली बात जो डिवीज़न था वो पेनफुल भी था, और दूसरी बात बहुत डिफ़िकल्ट भी था। आप देशों को विभाजित कर रहे हैं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और सबसे ज़्यादा इसमें समस्याएं किसको आ रही थी, तो अल्पसंख्यकों को आ रही थी। हिंदी वाली भी PPT देख लेते हैं, ठीक है।
कि धार्मिक बहुमत का जो सिद्धांत है, इस वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको थी? धार्मिक अल्पसंख्यकों को थी। अब जो उस एरिया में, मान लीजिए जो पाकिस्तान वाला एरिया डिसाइड किया गया है, वहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटी वाले लोग थे वो फटाफट इधर आ रहे थे, इधर पे जो मुस्लिम माइनॉरिटी वाले लोग थे वो फटाफट उधर जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था। और इसी वजह से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हेट्रेड, कम्युनल हेट्रेड, सांप्रदायिक एक तरह से लोगों में जो है घृणा की भावना भी हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी दिक्कतें थी यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये चीज़ डिसाइड की गई थी कि हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे पार्टीशन किया जाएगा, जहाँ जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है उसको पाकिस्तान बना दिया जाएगा। अब दिक्कत ये थी कि कोई भी एक ऐसी फिक्स जगह नहीं थी जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी हो, थोड़ी यहाँ है, थोड़ी यहाँ है, थोड़ी यहाँ है। अब टुकड़ों में तो हम देश बना नहीं देंगे। तो सबसे पहली दिक्कत क्या थी कि ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं वो एक नहीं था, वो दो क्षेत्र थे, एक पश्चिम में और एक पूरब में, और इन दो हिस्सों को हम जोड़ तो सकते नहीं। तो इस वजह से पाकिस्तान का जो नया देश बना वो दो क्षेत्रों से मिलकर बना, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान वही जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है, ठीक है। दूसरी क्या प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे जो पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे। ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, बहुत सारे ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। इसी में एक इम्पॉर्टेंट नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद रखें। नाम क्या है? खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ़ार खान जो कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वेस्ट साइड पे एक एरिया था, वहाँ के लीडर थे। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, इतना आपको याद रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क पॉइंट। पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, नए स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, जिस पॉइंट पे मैंने स्टार मार्क किया है वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब भूल जाइए, खाना पीना सब कुछ भूल जाओ, ये पॉइंट्स नहीं भूलने हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है या क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो फ्रंटियर गांधी बोला जाता था खान अब्दुल गफ़ार खान को, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे। ये पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन क्या इनकी बात मानी गई? नहीं मानी गई, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान के साथ मिला दिया गया, ठीक है। और उसके बाद दूसरी क्या प्रॉब्लम थी? जो पाकिस्तान वाले एरियाज डिसाइड किए गए थे उसमें भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में थे। तो अब फिर ये डिसाइड किया गया कि जो गैर मुस्लिम हैं उनकी पूरी पॉपुलेशन को इधर से उधर शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिसीज़न है ये 14-15 अगस्त तक नहीं ले पाया गया। तो बहुत सारे लोगों को आज़ादी के समय पर यही नहीं पता था कि वो पाकिस्तान के लोग हैं या वो इंडिया के लोग हैं, उन्हें इंडिया में रहना है या उन्हें पाकिस्तान में रहना है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। अब उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया का भी क्रेज़ नहीं था, तो समाचार जो है, जो खबरें हैं वो इधर से उधर जाने में टाइम लगती थी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन की वजह से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हुई? जो दोनों साइड पे अल्पसंख्यक थे। जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यकों को दिक्कत हुई, जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी एरिया था वहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दिक्कत हुई। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे अल्पसंख्यकों की हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इजी टारगेट्स बन जाते हैं, जहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में हिंदूज़ को टारगेट किया जाता है और हिंदू मेजॉरिटी एरिया में मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है। बहुत सारे लोगों को फ्यू आवर्स की नोटिस पे, कभी कभी तो ये भी नहीं मिलता था और तुरंत ही अपना घर छोड़ करके जाना पड़ता था, और बहुत सारे लोग राहत शिविर में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए फ़ोटो, ये देखिए कैसे जा रहे हैं ट्रेन के साइड से, देखिए कैसे टेंट बना करके रह रहे हैं, राहत शिविर में रह रहे हैं। तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। अच्छा देखिए एक फ़ोटो देखिए, सुंदर सा मैप, हालांकि ये आपके बुक में नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, पहले ये मैप देखिए उसके बाद वो मैप देखिएगा। ये मैप आपकी बुक में नहीं है बट ये आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। पहले ये पूरा इंडिया था, ठीक है। जितना ये ग्रीन से दिख रहा है, ऑरेंज से दिख रहा है, सब कुछ इंडिया था, ग्रे वाला भी इंडिया था, ठीक है।
हुआ क्या, पार्टीशन के टाइम पे यहाँ से पार्टीशन की लाइन ड्रॉ की गई, ठीक है, इस जगह से पार्टीशन की लाइन ड्रॉ की गई, ये बन गया आपका वेस्ट पाकिस्तान, और इधर पार्टीशन की लाइन ड्रॉ की गई, ये बन गया आपका ईस्ट पाकिस्तान। इधर से जो मुस्लिम्स थे वो इधर गए, इधर से जो हिंदूज थे या जो नॉन मुस्लिम्स थे वो इधर की तरफ को आए। इसी तरह से यहाँ पे भी जो इधर के मुस्लिम्स थे वो इधर गए, और इधर से जो हिंदूज थे या जो अदर नॉन मुस्लिम्स थे वो इधर आए। तो इस तरह से पूरा इधर उधर उधर इधर ऐसे ही चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा टारगेट यहाँ पे किया जाता है। बहुत सारी 3 शहरों के नाम याद रखिएगा, यहाँ पे आएगा, ये देखिए 2 शहरों के नाम याद रखते हैं, अमृतसर और कोलकाता। इनको कम्युनल जोन्स में डिवाइड कर दिया गया, सांप्रदायिक क्षेत्रों में, मतलब ये एरिया हिंदूज का है, ये एरिया मुस्लिम का है, ये गली सिख की है, ये गली ईसाई की है। इस तरह से इतना ख़राब सिचुएशन हो चुका था कि अमृतसर और कोलकाता जैसे शहरों को कम्युनल जोन्स में डिवाइड कर दिया गया। बहुत सारे लोगों को अटैक कर दिया जाता था, वो जा रहे होते थे उनको अटैक कर देते थे लोग। बहुत सारे लोगों की किडनैपिंग हो गई, बहुत सारे लोगों की किलिंग हो गई। 80 लाख लोगों को बॉर्डर के आसपास माइग्रेट करना पड़ा था। सोचिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सारे देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है ना। इतने लोग बॉर्डर पार करके इधर से उधर माइग्रेट कर गए। और इन सारी चीज़ों के बारे में ये जो पार्टीशन है, बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है विभाजन के ऊपर, बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह भी विभाजन के ऊपर लिखी गई हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ता था। 80 लाख लोगों को नई सीमा पार करके इधर से उधर जाना पड़ा। अमृतसर और कोलकाता जो है वो सांप्रदायिक क्षेत्रों में विभाजित हो गए। तो इतना आपको याद रखना है कि पार्टीशन एक बहुत ही खराब सिचुएशन थी। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी बताया, पार्टीशन पे बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं और बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, बहुत सारी कविताएँ भी लिखी गई हैं। इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये इसलिए है क्योंकि 1-2 बार ये चीज़ पूछी गई है प्रीवियस ईयर्स में कि ये कविता किसने लिखी है या इसके संपादक कौन है। और ऐसा एक येलो पेज, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एक येलो कलर का पेज आपके एनसीईआरटी में दिया गया है जिसमें 2 कवियों का नाम है, ठीक है। एक है फैज़ अहमद फैज़ और दूसरी है अमृता प्रीतम। अब जनरली लोग इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, लेकिन क्या हमें स्किप करना है? नहीं। याद रखिएगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। क्लासेस में बने रहेंगे तो कुछ स्किप नहीं होगा। लास्ट ईयर वाले बच्चों को पता है, मैंने सारे बॉक्सेस कराए हैं, जितने भी बॉक्स हैं येलो कलर के एनसीईआरटी में, सारी लाइनें, सारी पोइट्री, नीचे भी कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है तो वो भी बता दिया है, एक्स्ट्रा से भी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एश्योर्ड रहना है। इसमें से बस आपको इतना याद रखना है कि पोएम का नाम है द डॉन ऑफ फ्रीडम और इसको किसने लिखा है? फैज़ अहमद फैज़ ने इसको लिखा है। तो बस इतना ही याद रखिएगा। अच्छा, और क्या याद रखेंगे यहाँ पे? ये चीज़ याद रखेंगे, इनको 20वीं सदी में दक्षिण एशिया के सबसे महान कवियों में से एक माना जाता है। कुछ इनके काम हैं जैसे नक्शे फरियादी, दस्ते सबा और जिंदननामा। ये कोई भी काम आ जाए, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदननामा, डॉन ऑफ फ्रीडम, ये सारे काम फैज़ अहमद फैज़ के हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी है हमारे पास अमृता प्रीतम। इन्होंने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है टुडे आई कॉल वारिश शाह। ये नाम याद रखिएगा पोएम का। और दूसरी चीज़, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पंजाबी मैगज़ीन है नागमणि, जिसकी ये पब्लिशर रह चुकी हैं, जिसकी ये एडिटर रह चुकी हैं और राइटर रह चुकी हैं। तो ये आपको याद रखना है। पंजाबी मासिक पत्रिका नागमणि की ये लेखक और संपादन से जुड़ी हुई हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्टीशन की ही बात हम कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग इधर से उधर चले गए पार्टीशन के बाद। अच्छा, जिस समय पार्टीशन हो गया, सारी पॉपुलेशन इधर से उधर मूव कर गई। ये हुआ कि मुस्लिम्स जो हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, इंडिया में हिंदूज़ रहेंगे। खैर इंडिया में तो ये था कि सब लोग रह सकते हैं, सभी धर्म के लोग रह सकते हैं।
तो जिस समय पार्टीशन हुआ उस समय पार्टीशन के माइग्रेशन के बाद, यानी कि मुस्लिमों के इधर से उधर माइग्रेट करने के बाद भी, पलायन के बाद भी भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 12% थी। ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया के अंदर रह रहे थे। तो क्या ये इंडिया ने ये डिसाइड किया कि भाई देखो ऐसा है, सब लोग, सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे आपसी सौहार्द के साथ, आपसी प्रेम के साथ, आपसी मेल मिलाप के साथ रहेंगे। तो ऐसी कोई समस्या यहाँ पे पॉपुलेशन में नहीं आई। लेकिन अगर वहीं आप देखेंगे पाकिस्तान में, तो जिस समय हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, तो जिस समय इंडिपेंडेंस हुई थी, पार्टीशन हुई थी, तो उस समय वहाँ पे हिंदूज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। और अभी के बहुत ज़्यादा नहीं, बट इसी के अराउंड पे थी, 12-13% के अराउंड पे ही थी। और अभी अगर आप देखेंगे तो वही पॉपुलेशन रिड्यूस होकर के 1.5 से 2% रह गई है। ठीक है, पहले तो मतलब 2.5% थी, बट अभी 1.5 से 2% रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कि बॉर्डर्स के साइड पे अल्पसंख्यकों की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती हैं, माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ पार्टीशन वाला जो टॉपिक है वो आपका समाप्त होता है। आई होप पार्टीशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। याद रखिएगा, अमृतसर और कोलकाता को कम्युनल जोन बना दिया गया था। सारे क्षेत्र ऐसे नहीं थे जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ़ार खान को कहा जाता है। अमृता प्रीतम जो थी वो नागमणि मैगज़ीन की एडिटर थी। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। फाइनली पार्टीशन हो चुका है, विभाजन हो चुका है। ठीक है, अब इंडिया के पास अपना खुद का एक स्टेट है जिसमें हमको एकीकरण का कार्य करना है। तो अब हम आते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक मैप दिखाया था, उस मैप पर वापस आते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए, इंडिया जिस समय आज़ाद हुआ तो उस समय इंडिया में 2 तरह के स्टेट्स थे। जैसे अभी चलता है ना, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह से जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ तो वहाँ पे 2 तरह की चीज़ें थीं। सबसे पहले थे प्रांत। ठीक है, सबसे पहले थे प्रांत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी थी रियासतें। ठीक है, रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे राजा महाराजा होते हैं। अब आप इस मैप में आराम से देख सकते हैं, ये मैप आपकी बुक में नहीं है तो आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। प्रिंसली स्टेट्स जो पिंक कलर के हैं वो सब प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो सभी रियासतें हैं। और जितने भी ये आपको येलो से दिख रहे हैं ये ब्रिटिश इंडिया यानी कि ये प्रांत हैं। तो जिस समय इंडिया को आज़ादी मिली तो उस समय इंडिया जो है वो प्रांतों में और रियासतों में डिवाइडेड था। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई कि जिस समय आज़ादी मिली तो ब्रिटिशर्स कह के गए कि ये जो रियासतें हैं यानी कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो या तो इंडिपेंडेंट हो जाएं, या तो इंडिया के साथ चली जाएं, या तो पाकिस्तान के साथ चली जाएं। मतलब इनके पास फ्री विल है कुछ भी करने की। अब जस्ट एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कल को उठ के ये हैदराबाद वाला जो एरिया है, जो रियासत है, ये बोलती है कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये सेंटर में है एकदम। या ये बोलती है कि हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रहना है, जो कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, इसने ऐसा बोला भी था। ठीक है, तो हैदराबाद अगर ये बोलने लग जाए कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रहना है, तो और अगर इसी की देखा देखी ये सारे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं ये सब ऐसे ही बोलने लग जाएं, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या ये फीजिबल है हमारे लिए? ऐसे तो इंडिया पूरी छिन्न भिन्न हो जाएगी, ऐसे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी, और ये बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, इसलिए ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए राज्यों का एकीकरण करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि एकीकरण किस तरह से किया गया, और फिर हम देखेंगे कि राज्यों का गठन और पुनर्गठन किस तरह से किया गया, जिसके लिए पुनर्गठन आयोग बनाई गई थी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी रियासतें थी और ब्रिटिशर्स के प्रांत थे, और ये जितनी भी रियासतें थी, हालांकि इनमें राजा महाराजा रहते थे, लेकिन ये सभी जो है ये पैरामाउंटसी में थे। पैरामाउंटसी क्या होता है कि हालांकि राजा रहेंगे पर सुपीरियर पावर किसके पास रहेगी? ब्रिटिश साम्राज्य के पास ही रहेगी। हालांकि इन रियासतों में राजा रहेंगे, राजकुमार रहेंगे, लेकिन फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? तो वो ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हीं के पास मानी जाएगी। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी हम स्टार मार्क कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जो रियासतें थीं वो लगभग 1/3 पोर्शन ऑफ लैंड कवर कर रही थी। 1/3 भूमि का हिस्सा जो है वो इन रियासतों के अंडर में आता था। 1/3 याद रखिएगा, 1 सेकेंड 1/4 कुछ भी MCQ में मार्क मत कीजिएगा। 1/3 जो हिस्सा है वो यहाँ पर आता था। ठीक है,
तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स क्या कह के गए थे, या तो तुम स्वतंत्र हो जाओ, या तो इंडिया के साथ चले जाओ, या तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ, यू आर फ्री। और ये जो है 565 रियासतें थी, ये आपको याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहले त्रावणकोर, एक मिनट यहाँ पे आई गेस ये छूट गया है पीपीटी में। सबसे पहले त्रावणकोर जो है उसने अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी। त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने बोला कि भाई अब हम आज़ाद हैं। याद रखिएगा ये लाइन यहाँ पे मिस हो गई है, मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने बोला कि भाई अब हम इंडिपेंडेंट हैं। उन्हीं के देखा देखी अगले दिन हैदराबाद ने भी सेम अनाउंसमेंट कर दी। इसी तरह से भोपाल वगैरह के नवाब भी जो हैं वो भारत की संविधान सभा में आने के लिए तैयार नहीं थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। उन्होंने देखा, उन्होंने समझा कि भाई ये तो बहुत ख़राब है, इस तरह से अगर हो गया तो काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी लिख दीजिए, यहाँ पर भी लिखा नहीं है, ठीक है। त्रावणकोर ने सबसे पहले अपनी आज़ादी डिक्लेयर की थी। त्रावणकोर जो रियासत थी उसने सबसे पहले अपनी आज़ादी डिक्लेयर की थी, और उनकी देखा देखी फिर हैदराबाद वगैरह के भी जो रूलर्स हैं उन्होंने बोलने लगे कि अब हम इंडिया से अलग हो जाएंगे, ठीक है। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे। याद रखिएगा, डेप्यूटी पीएम और होम मिनिस्टर थे, और उन्होंने इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी ली कि नहीं भाई हम सारी रियासतों से जाके बात करेंगे। अब सुनने में कितना आसान लगता है कि हाँ भाई सबको अपने में मिला लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। 565 लोगों के पास जा करके अपना पक्ष रखना, उनको कन्विंस करना कि नहीं भाई आप हमारे साथ आइए, ये बहुत ही मुश्किल काम है। 15 अगस्त के पहले लगभग ये 565 में से हर जगह जो है नेगोशिएशंस, हर जगह जो है समझौते करवाए जा चुके थे। हर जगह एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जा चुका था जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या चीज़ है देखिए मैं आपको बताऊं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है विलय के दस्तावेज, इसको हिंदी में विलय के दस्तावेज बोला जाता है। ये क्या है, एक तरह का दस्तावेज है जिसमें सिग्नेचर करने का ये मतलब है कि आप इंडिया में विलय होना चाहते हैं। मान लीजिए मैं हैदराबाद की रूलर हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि आप इंडिया में मिल जाइए। मैं कहती हूँ ठीक है मिल जाते हैं। अब मान लीजिए कल को मैं मुकर गई तो, है ना। तो इस वजह से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता था सारे रूलर्स से, जिसको बोलते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि हाँ भाई आप हामी भरते हैं कि हाँ हम भारत के साथ आना चाहते हैं, भारत में विलय होना चाहते हैं। तो 15 अगस्त के पहले लगभग सारे स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया था। 4 जगह पे दिक्कत आ रही थी। एक है आपका जूनागढ़ गुजरात में, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है जम्मू कश्मीर, और चौथा है मणिपुर। 4 लोग जो हैं वो ढीठ एकदम अड़े के अड़े हुए थे कि नहीं भाई हम भारत के साथ नहीं आएंगे। अब देखते हैं चारों जगह पे क्या हुआ। सबसे पहले आते हैं हम जूनागढ़ में। तो जूनागढ़ में क्या करवा दिया गया, प्लेबीसाइट करवा दिया गया। प्लेबीसाइट क्या होता है, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है ये भी सुन लीजिए। जैसे एक जगह पे मान लीजिए 30 लोग रह रहे हैं, एक डिसीजन लेना है। मान लीजिए जूनागढ़ में 30 लोग रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब ये डिसीजन लेना है कि क्या जूनागढ़ को इंडिया के साथ आना चाहिए या जूनागढ़ को इंडिया के साथ नहीं आना चाहिए। मान लीजिए इन 30 में 25 लोग बोलते हैं कि नहीं जूनागढ़ को इंडिया के साथ जाना चाहिए। इसी को बोला जाता है जनमत संग्रह। वहाँ के जो जन हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनका क्या मत है हम उसको संग्रहित करके देखेंगे, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं उनके वोट्स को, उनके मत को, उनकी विश को, ठीक है, हम देखेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, उसको इकट्ठा करके, उसको एकत्रित करके उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा। एक आपने सुना होगा एक स्टेटमेंट है, मेजॉरिटी विंस, है ना, कि जहाँ बहुमत है वही जीतेगा। तो वही बात है, ये सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, प्लेबीसाइट, ठीक है। जूनागढ़ में क्या करवा दिया गया, जनमत संग्रह करवा दिया गया, और जूनागढ़ के लोगों ने कहा कि हमें भारत में शामिल होना है, और इसके बाद जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। अब बाकी स्टेट्स में क्या हुआ था इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में अब हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट से सम अप कर देते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हम देखते हैं कि 1947 के बाद भारत को किस तरह से आज़ादी मिलती है। आज़ादी के साथ मिलता है पार्टीशन। पार्टीशन की क्या क्या समस्याएं आती हैं। भाई एक कोई सिंगल ऐसी जगह नहीं है जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी हो कि हम पार्टीशन कर दें। बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ऐसे भी हैं जो
पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ऐसे भी हैं जिनमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी रह रहे हैं। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फाइनली पार्टीशन कर दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर जाना पड़ता है। 80 लाख लोग पलायन कर जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग किडनैप हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है, मर्डर्स हो जाते हैं सबके, उनको अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। तो कुल मिला के हमने देखा पार्टीशन की क्या क्या चुनौतियां थीं। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि जिस समय ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के गए तो उस समय भारत में रियासतें थीं और प्रांत थे। तो रियासतों ने किस तरह से जो है भारत के साथ किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंट्रीब्यूशन से बहुत सारी रियासतें जो कि 565 थीं वो भारत के साथ विलय होने के लिए तैयार होती हैं। 4 रियासतें ऐसी थीं जहाँ पे विलय में समस्या थी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। तो जूनागढ़ का मैंने आपको बता दिया, जनमत संग्रह से सारा काम हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से हैदराबाद वगैरह का काम हुआ। रुक जाइएगा, अभी क्विट मत कीजिएगा, आगे MCQ भी हैं, ठीक है। हर क्लास के बाद हम MCQ क्वेश्चंस भी करेंगे। एनीवेज, एक बार फटाफट से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ आज की क्लास के, जो आपको एकदम याद रखने हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच का नाम है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। अमृता प्रीतम नागमणि मैगजीन की एडिटर थी, याद रखिएगा। फैज़ अहमद फैज़ ने डॉन ऑफ फ्रीडम करके एक पोएम लिखी है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद 80 लाख लोगों ने माइग्रेट कर दिया था, पलायन कर दिया था। अमृतसर और कोलकाता सांप्रदायिक क्षेत्रों में यानी कि कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गए थे, ये भी आपको याद रखना है। 565 रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि भारत का 1/3 एरिया, 1/3 एरिया जो है वो कवर करते हैं। चलिए, इतने फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू की स्पीच, जस्ट अभी मैंने आपको बताया ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, जो कि उन्होंने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए दी थी। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी को ही हिंदी में बोलते हैं नियति से मिलन। पंजाबी मैगजीन अमृता प्रीतम जिससे एसोसिएटेड रह चुकी हैं वो है नागमणि। अब बहुत सारे लोग में भी वारिस शाह नून लगा दें, लेकिन ये उनकी लिखी हुई पोयम है, ठीक है, ये उनकी लिखी हुई कविता है। ये वो मैगजीन है जिसकी वो एडिटर थी। और ये दोनों वर्क किसके हैं? तो ये दोनों वर्क हैं फैज़ अहमद फैज़ के, ठीक है। सुबह आज़ादी, जिंदन नामा, ये सब फैज़ अहमद फैज़ के वर्क हैं, ठीक है। फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, ठीक है। चलिए, हैदराबाद के रूलर को क्या बोलते हैं? अब ये थोड़ा सा नया है। जैसे लखनऊ के रूलर्स को आपने सुना होगा नवाब बोलते हैं, उसी तरह से राजस्थान में जाएंगे तो राणा, महाराणा ऐसे बोलते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में देखें तो महाराजा बोलते थे। उसी तरह से हैदराबाद के रूलर को क्या बोला जाता था? निज़ाम बोला जाता था, ठीक है। ये एक टाइटल है, जैसे बोलते हैं ना नवाब वाजिद अली शाह या महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, है ना, राणा प्रताप, इस तरह से। तो उसी तरह से हैदराबाद के जो रूलर का टाइटल था वो क्या था? निज़ाम था, ठीक है। चलिए, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? अच्छा, क्वेश्चंस में ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ये ऐसे वर्ड्स नॉट करेक्ट, करेक्ट मत मार्क करना है, नॉट करेक्ट मार्क करना है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर खुद देने की कोशिश करिएगा। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि इसका आंसर आप सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछेगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग बैच ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपके कोई भी बैकलॉग्स ना हो। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।